नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। जो आज का हमारा जो टॉपिक है, बड़ा ही अच्छा टॉपिक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की हम बात करते हैं, उनका किस तरह उल्लेख कर रखा है हमारे संविधान में, हम उसकी बात करने वाले हैं। कहाँ उल्लेख कर रखा है, कितने अनुच्छेद से लेकर कितने अनुच्छेद तक उल्लेख कर रखा है, उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न एग्जाम्स में आते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनकी फिर हम तुलना करेंगे मूल कर्तव्यों से, अधिकारों से, कि कहां कहां पर दोनों में किस तरह के डिफरेंस है, कौन कौन चीजें अलग है, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो मौलिक कर्तव्यों में भी दे रखी है और हमारे मूल कर्तव्यों में भी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी है। सब बातें करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की हम बात कर रहे हैं, तो ये कहां दे रखे हैं, जिनको हम डीपीईपी भी कहते हैं, ध्यान रखें, डीपीएसपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डीपीएसपी। ठीक है, तो कहां इनका उल्लेख कर रखा है उस बात को हमको जानना है। तो इनका जो उल्लेख है वो भाग 4 में कर रखा है। ध्यान रखना, प्रश्न यहीं से बनता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, उनका उल्लेख कहां कर रखा है? भाग 4 में। संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख कर रखा है। और कहां से कहां तक कर रखा है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इनका जो उल्लेख है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक कर रखा है। कहां तक? अनुच्छेद 36 to 51 तक इनका उल्लेख है। इनके बारे में बता रखा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बता रखा है। और हम बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये क्या है? यह है सामाजिक व आर्थिक न्याय का प्रतीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रश्न ऐसे आप पूछा जा सकता है कि सामाजिक और आर्थिक न्याय का प्रतीक किसने माना गया है? तो आपका आंसर क्या होगा? नीति निर्देशक तत्व होगा, क्योंकि ये सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात करता है। ये वाद योग्य नहीं है। इंपॉर्टेंट बात, तो पहली बात तो हमने देखी, सामाजिक व आर्थिक न्याय का प्रतीक है। क्या है ये? सामाजिक आर्थिक न्याय का प्रतीक। न्याय का प्रतीक है। क्या है ये? सामाजिक आर्थिक न्याय का प्रतीक है। इसकी हमने बात की। इसके अलावा अगर हम देखते हैं और क्या इसकी क्वालिटी है, तो वो क्वालिटी क्या है कि ये वाद योग्य नहीं है। ध्यान रखना, इनको संविधान न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। क्या नहीं है? वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य नहीं है। अर्थात अगर इनका पालन ना किया जाए, अगर इनका क्या नहीं किया जाए? पालन नहीं किया जाए, तो हम न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। न्यायालय में इनको क्या नहीं दी जा सकती? चुनौती नहीं दी जा सकती किसी भी तरह। इनका अगर हम पालन नहीं करती है, कोई भी गवर्नमेंट है, कोई भी सरकार है, अगर राज्य के नीति निर्देशकों के अनुसार कार्य नहीं करती है, पालन नहीं करती है, तो ये वाद योग्य नहीं है। इसलिए इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है कि इनमें से वाद योग्य कौन है? मूल अधिकार। तो मूल अधिकार क्या है? हमारे वाद योग्य है। और मूल कर्तव्य बिल्कुल। इसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक ये वाद योग्य नहीं है। इनके ऊपर किसी भी तरह के न्यायालय में कोई चुनौती इनको नहीं दी जा सकती है। स्पष्ट है, लिखा हुआ है। हम देखते हैं, जब ये वाद योग्य नहीं है, ये सामाजिक आर्थिक न्याय का प्रतीक इसे माना गया है, तो फिर इसका संविधान में उल्लेख क्यों किया गया है? जब इसको कोई वाद योग्य नहीं है, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, तो फिर इसको
क्यों संविधान के अंदर जगह दे रखी है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो क्या निकल के आता है कि राज्य की जो नीतियां बनाते समय राज्यों को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर वास्तव में ही वेलफेयर स्टेट आप लागू करना चाह रहे हो, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाह रहे हो, तो आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उनके अनुसार काम करना पड़ेगा, उनको फॉलो करना पड़ेगा, उनके अनुसार अपनी नीतियां बनानी पड़ेगी। तो हम कहेंगे कि ये पुलिस राज्य नहीं होकर, जो बहुत कम कार्य करता है वो राज्य नहीं होकर ये लोक कल्याणकारी राज्य है, जो सभी आपके सेक्टर्स में, आपके सामाजिक हो चाहे आर्थिक हो चाहे राजनीतिक हो, सभी कल्याण की बात करता है, आपका सर्वांगीण विकास की बात करता है। आप ये एक वेलफेयर स्टेट, एक लोक कल्याणकारी अगर राज्य कहलाना चाहता है कोई स्टेट, तो उनको राज्य के इन नीति निर्देशक तत्वों की क्या करनी पड़ेगी, उनका फॉलो करना पड़ेगा, उनको लागू करना पड़ेगा, उनके अनुसार अपनी नीति बनानी पड़ेगी, उनके अनुसार उन्हें चलना पड़ेगा, शासन व्यवस्था में इस तरह का बदलाव करना पड़ेगा। तो हम बात कर रहे हैं नीति निर्देशक तत्व जिनका भाग 4 में उल्लेख है। ध्यान रखना, भाग 4 में उल्लेख है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक उल्लेख है। अब हम एक एक अनुच्छेद को देखेंगे। इससे पहले हम ये देख लेते हैं जो नीति निर्देशक तत्व है ये कहां से लिए गए हैं, इनका संविधान के अंदर कहां से इनको लिया गया है। तो इस बात को ध्यान रखना, ये आयरलैंड से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से। आयरलैंड से इनको लिया गया है। कहां से? आयरलैंड से इनको लिया गया है, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन एक बात और है, 1935 के अधिनियम में भी ये शामिल थे। कब? 1935 के अधिनियम में। अगर अब प्रश्न आए ये कहां से लिए गए हैं, उसमें ऑप्शन आए 1935 के अधिनियम या आयरलैंड, तो आंसर आयरलैंड होगा। और अगर आयरलैंड वहां नहीं है तो आंसर 1935 का अधिनियम होगा। वहां पर इसका नाम नीति निर्देशक तत्व नहीं था, लेकिन ये लिए वहां भी कहां से गए थे? आयरलैंड से गए थे। तो 1935 के अधिनियम से ही हमने इसको हमारे संविधान में ग्रहण किया है, लेकिन मूल रूप से ये आयरलैंड से थे। इसलिए हम कहते हैं कहां से लिए गए हैं? डीपीएसपी, तो हम कहते हैं आयरलैंड से लिए गए हैं। इस बात का भी ध्यान रखना। इसके अलावा किसकी विचारधारा से प्रेरित है? हमारे राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है ये किनकी विचारधारा से प्रेरित है? तो हम कह सकते हैं महात्मा गांधी की विचारधारा से। किसकी विचारधारा से? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी किनकी विचारधारा से? महात्मा गांधी की विचारधारा से प्रेरित है। किस तरह प्रेरित है? क्यों? हम देखते हैं कि महात्मा गांधी ने किन चीजों की बात की थी। इन्होंने बात की थी ग्राम स्वराज की, ग्राम स्वराज की बात की थी। और हम नीति निर्देशक तत्वों में पढ़ेंगे कि यहां भी ग्राम स्वराज की बात की जाएगी। इन्होंने बात की थी मादक पदार्थों को पर रोक लगाने की बात की थी गांधी जी ने। किनकी बात की थी? मादक पदार्थों पर रोक लगाने की बात की थी। तो हम देखते हैं कि इन तत्वों में, हम यहां भी देखेंगे नीति निर्देशक तत्वों में मादक पदार्थों को रोकने की बात कही गई है। इस आधार पर हम स्पष्ट कह सकते हैं कि गांधी जी की विचारधारा से प्रेरित है। गांधी जी पशु बलि, पशुओं पर भी रोक लगाना चाहते थे कि पशुओं के साथ अत्याचार ना हो, उनकी हत्या नहीं की जाए। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर पशु हत्या पर भी रोक की बात की गई है, विशेषकर गो हत्या की बात जब हम करेंगे तो नीति निर्देशक तत्व स्पष्ट कहते हैं कि इन पर रोक लगनी चाहिए। इसके अलावा हम देखते हैं मूल अधिकार, और इसमें बात करते हैं तो मूल अधिकार की जो प्रकृति है, अगर हम इनकी प्रकृति की बात करें, किसकी बात करें? प्रकृति की बात करें, तो इसकी प्रकृति कैसी है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, उनकी प्रकृति कैसी है? तो सकारात्मक प्रकृति है। कौन सी है? सकारात्मक। ध्यान रखना, पूछा जाता है ये प्रश्न भी। प्रकृति के हिसाब से ये कौन से हैं? सकारात्मक हैं। क्यों? कि ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, राज्य को इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ये सकारात्मक बातें करता है और चाहिए प्रयोग करता है, और जो हमारे मूल अधिकार हैं वो नकारात्मक प्रवृत्ति हैं।
कैसे है? नकारात्मक प्रवृत्ति के, क्योंकि अगर ऐसा राज नहीं करता है तो हम क्या कर सकते हैं? न्यायालय में जा सकते हैं। रोक लगाता है, निषेध करता है वो राज्यों के, राज्य किसी भी तरह का हनन करता है, समानता का हनन कर रहा है, आपकी स्वतंत्रता का हनन कर रहा है, तो आप चुनौती दे सकते हैं, तो वहां निषेधात्मक प्रकृति है। लेकिन यहाँ की जो प्रकृति है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति, वो कैसी प्रकृति है? सकारात्मक प्रकृति है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम एक एक करके नीति निर्देशक तत्वों को जानेंगे। तो आज का हम पहला नीति निर्देशक तत्व पढ़ते हैं। सिंपली ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, बड़ा सिंपल है, ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं है इनके अंदर। तो देखते हैं अनुच्छेद 36। पहली बात करते हैं हम अनुच्छेद 36 की बात करते हैं। अनुच्छेद 36। अब देखिए अनुच्छेद 36 क्या कहता है? अनुच्छेद 36 क्या कहता है? ये राज्य शब्द को परिभाषित करता है। किसको करता है? राज्य शब्द को परिभाषित। राज्य शब्द को परिभाषित। अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आ गई, और आपने पढ़ा होगा जब हमने मूल अधिकार पढ़े थे। याद आया? जब हमने मूल अधिकार पढ़े थे तो वहां देखा था, जब हमने अनुच्छेद 12 की बात की थी। किसकी? अनुच्छेद 12 की बात की थी। वहां भी राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। वहां भी क्या किया गया है? राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। और अनुच्छेद 36 भी राज्य शब्द को परिभाषित करता है। अब समस्या यह है कि अगर प्रश्न आए कि संविधान में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 14, तो आंसर क्या होगा? तो हम आंसर क्या देंगे? तो पहली बात ध्यान रखना, अनुच्छेद 12 आंसर देंगे। क्या देंगे? अनुच्छेद 12। और अगर दोनों ही आए, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 12 में एक ऑप्शन ये हो, तो हम क्या ऑप्शन पे लगाएंगे? अनुच्छेद 36 और 12 में, क्योंकि दोनों जगह ही इसको परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 12 अगर ऑप्शन में नहीं है तो अनुच्छेद 36 सही है। लेकिन मुख्यतः पहली बात तो 12 में अनुच्छेद में किया गया है, क्योंकि ये देखिए अगर हम बात करें कि अनुच्छेद 36 में क्या लिखा गया है कि राज्य की वही परिभाषा है। क्या लिखा है? राज्य की वही परिभाषा है जो अनुच्छेद 12 के अंदर, अनुच्छेद 12 के अंदर भाग 3 में दे रखी है। ये बात 36 में दे रखी है। तो ये किसको सपोर्ट कर रहा है? अनुच्छेद 12 को सपोर्ट कर रहा है। तो ये कहां से है? यह परिभाषा 12 को ही मान रहा है कि अनुच्छेद 12 में जो परिभाषा है वही राज्य की परिभाषा है। तो हम मुख्यतः इसका उद्भव यह माने तो 12 है, लेकिन जहां ऑप्शन आए आपको उस अनुसार आंसर देना है। तो ध्यान रखना, राज्य शब्द की परिभाषित कहां कर रखा है? तो अनुच्छेद 36 में कर रखा है, भाग 4 में। इसके अलावा अनुच्छेद 12 में भाग 3 में इसको परिभाषित किया गया है। जब हम मूल अधिकारों की बात करते हैं तो वहां भी अनुच्छेद 12 में इसको परिभाषित किया गया है कि राज्य किसे कहते हैं। तो 36 समझ में आ गया? अनुच्छेद 36 जो हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, उसमें पहला अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक की बात करेंगे हम। तो पहला हमारा पूरा हुआ, राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। समझ में आ गया? अब बात करते हैं अनुच्छेद 37 की। अनुच्छेद 37 क्या कहता है? अनुच्छेद 37 दो बातें कहता है। क्या बातें कहता है? एक तो कहता है ये वाद योग्य नहीं है। पहली बात क्या कहता है? वाद योग्य नहीं है। क्या कह रहा है वो? कि जो नीति निर्देशक तत्व है इनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 37 कहता है। ध्यान रखना, कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 37 कहता है। क्या कहता है? ये वाद योग्य नहीं है। इसके अलावा और क्या कहता है? तो ये कहता है कि राज्य को नीति बनाते समय, राज्य को जब नीति बनाएगा तो किनका ध्यान रखना चाहिए? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का ध्यान रखना चाहिए। तो दूसरी बात क्या कहता है? नीति
बनाते समय नीति निर्देशक तत्व को ध्यान रखना चाहिए, को ध्यान रखना है। बात यह करता है, तो हमने अनुच्छेद 36 देखा, अनुच्छेद 37 भी देखा कि ये बाद योग नहीं है, नीति बनाते समय इनका ध्यान रखना चाहिए। तो सिंपली आपको मैं समझता हूं याद हो गया होगा, 36 सिर्फ राज्य की परिभाषा की बात करता है, 37 कहता है दो बातें कहता है, ये बाद योग नहीं है। और क्या बात कहता है कि राज्य को इन नीति निर्देशक तत्वों का ध्यान रखना चाहिए जब हम क्या बनाते हैं, नीतियां बनाते हैं। इसके अलावा अब हम देखते हैं अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 38 क्या कहता है? अनुच्छेद 38 ये कहता है कि राज्य राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय स्थापित करेगा। क्या करेगा? देखिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इंपॉर्टेंट है, न्याय स्थापित करेगा। प्रश्न पूछा हुआ है, ये प्रश्न पहले आया हुआ प्रश्न है कि कहां लिख रखा है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय स्थापित करेगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये लिखा हुआ है कि राज्य को सामाजिक, समाज में किसी तरीके का कोई भेदभाव ना हो, न्याय की भावना हो सबके अंदर, आर्थिक रूप से न्याय हो, ज्यादा विषमताएं पैदा ना हो, आर्थिक रूप से विषमता नहीं हो, राजनीतिक रूप से सबको समान अवसर मिले, किसी भी तरह की कोई विषमता वहां नहीं होनी चाहिए, विषमता नहीं होनी चाहिए, वही न्याय है। न्याय का मतलब है सभी समान। यहां पर न्याय वाली बात का मतलब है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से विषमताएं ना हो, उनका ध्यान रखेगा और ये विषमताओं को स्थापित, ये जो विषमताएं है इनकी जगह समानता की स्थापना करेगा, अर्थात सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय स्थापित करेगा। राज्य अनुच्छेद 38 कहता है। सिंपली समझ में आया? तो 36 ने क्या कहा? राज्य की परिभाषा दी, 37 ने बाद योग बताया कि ये बाद योग नहीं है, इसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक का ध्यान रखना चाहिए राज्य को। और 38 क्या कह रहा है कि हमें राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय की स्थापना करनी चाहिए राज्य को। तो बड़ा सिंपल है, तीनों आपने देखा, 36, 37, 38। अब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़ी बात है, वो है 39, उसको हम अलग से पढ़ेंगे। तो 36, 37, 38 तो बहुत अच्छे से आपको आ गया होगा। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट है, वो है अनुच्छेद 39। इंपॉर्टेंट बातें हैं इसके अंदर, क्या कह रहा है 39? क्या कहता है कि राज्य के स्त्री हो, पुरुष हो, उनको क्या मिलनी चाहिए? आजीविका मिलनी चाहिए। राज्य के स्त्री और पुरुष को आजीविका मिलनी चाहिए। यह बात कौन कह रहा है? अनुच्छेद 39 कह रहा है। समान रूप से उनको यह अधिकार होना चाहिए आजीविका। तो पहला बात क्या कह रहा है? राज्य के सभी स्त्री पुरुषों को आजीविका क्या मिलनी चाहिए? आजीविका मिलनी चाहिए, जिससे वो अपने खाने पीने का, रहने का बंदोबस्त कर सके। तो आजीविका की बात कर रहा है कि राज्य के सभी स्त्री और पुरुष को क्या होनी चाहिए? आजीविका मिलनी चाहिए, उसके समान अवसर मिलने चाहिए। आजीविका के क्या मिलने चाहिए? समान अवसर, समान अवसर मिलने चाहिए। दूसरी क्या बात कह रहा है इसके अंदर? और दूसरी क्या बात कर रहा है कि राज्य मानवीय, भौतिक और जो मानवीय है और भौतिक है, उन जो संसाधन है, मानवीय और भौतिक संसाधन है, उनका क्या करना है? उनका केंद्रीकरण नहीं करना है। कौन से? मानवीय, भौतिक संसाधन, इनका क्या नहीं करना है?
इनको मानवीय और भौतिक संसाधनों का केंद्रीकरण न करके इनको अधिक और जितना हो सके कल्याण के रूप में उपयोग करना चाहिए। अत्यधिक कल्याण के रूप में, लोगों का कल्याण के रूप में, कल्याण के लिए उपयोग करना चाहिए, क्या बात कह रहा है दूसरे पॉइंट में? मानवीय और जो भौतिक संसाधन है उनका क्या करना है? मानवीय और भौतिक संसाधनों का कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए उपयोग करना चाहिए। दूसरे पॉइंट में ये कह रहा है। और क्या कह रहा है कि राज्य की आर्थिक संसाधन है, उनका जो आवंटन है, क्या आर्थिक संसाधन है, कौन से? आर्थिक, मानवीय और भौतिक, इनको तो कल्याण के लिए, आर्थिक की मैंने बताया था किसके लिए? अभी बताया मैंने, आर्थिकों का क्या नहीं होना चाहिए? केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। आर्थिक संसाधनों का क्या नहीं होना चाहिए? केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। इनका आवंटन इस तरह हो, इनका आवंटन इस तरह हो कि क्या हो? केंद्रीयकरण नहीं हो। तो आर्थिक जो संसाधन है उनका आवंटन इस तरह करना चाहिए जैसे कोई भी चीजें हैं किसी एक राज्य में नहीं लगाए, अलग अलग राज्यों में सभी प्रकार की सुविधाएं, आर्थिक सुविधाएं उपलब्ध हो सके, उसके लिए आपको वहां पर फैक्ट्रियां लगानी है। ये कि नहीं कि हम एक ही एक राज्य को प्रोत्साहित करें, केंद्रीकरण कर ले, एक ही जगह सब चीजें लगाते चले जाए या संपूर्ण शक्ति केंद्र के हाथ में ले लें, किसी जगह ऐसा नहीं। विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया अपनानी है आर्थिक संसाधनों में। आर्थिक संसाधनों का आवंटन इस तरह करें, जो भी संसाधन है जहां से आर्थिक रूप से प्रगति होती है, और हमारे जो संघात्मक राज्य हैं उसमें सभी राज्यों को आर्थिक रूप से वो आत्मनिर्भर बन सके, तो आर्थिक संसाधनों का आवंटन इस तरह करे कि सभी लोगों को फायदा हो। तो ये तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है इसमें कि राज्य के जो आर्थिक संसाधन है उनका आवंटन के लिए आवंटन करना चाहिए और इस तरह करना चाहिए कि केंद्रीकरण ना हो। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात, अब चौथा पॉइंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस बात का ध्यान रखना। अनुच्छेद 39 में जिसके लिए अनुच्छेद जाना जाता है, ध्यान रखना, जिसके लिए अनुच्छेद 39 जाना जाता है वो है समान कार्य के लिए समान वेतन। क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है। समान कार्य समान वेतन। आज ये मुद्दा बहुत उठता है कि आदमी समान कार्य करता है तो उसको उसके समान ही वेतन मिलना चाहिए। संविदा कर्मी यही तो बात को रोते हैं, वो कह रहे हैं हम भी उतने ही काम करते हैं जो परमानेंट व्यक्ति करता है, तो फिर हमें इतना कम वेतन क्यों और उन लोगों को इतना ज्यादा वेतन क्यों? तो अगर हम समान कार्य कर रहे हैं तो हमको समान वेतन मिलना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट कह रहा हूं मैं इसको कि ये इंपॉर्टेंट है। कहां है समान कार्य और समान वेतन की बात? तो अनुच्छेद 39 में है, ध्यान रखना। इसके अलावा राज्य के जो स्त्री पुरुष है ना, उनको उनकी आयु के अनुसार ही कार्य मिलना चाहिए। ये नहीं कि उनकी आयु के अनुसार हम कार्य नहीं दें या उनके स्वास्थ्य के अनुरूप कोई कार्य नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको उनकी आयु के अनुसार, उनके स्वास्थ्य के अनुसार, उनकी उम्र के अनुसार क्या देना है? कार्य प्रदान किया जाना चाहिए। इस तरह का एटमॉस्फेयर बनाना चाहिए, इस तरह का पर्यावरण क्रिएट करना चाहिए कि राज्यों को उनकी जो पुरुष हैं और स्त्रियां उनको उनकी आयु के अनुसार काम मिले, है ना, बच्चों को उनके अनुसार काम हो। तो नेक्स्ट और पॉइंट है, तो ध्यान रखना। पांचवा पॉइंट क्या है? राज्य में स्त्री और पुरुषों को उनकी आयु और उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी राज्य का कर्तव्य है कि उनके अनुसार ही उन्हें काम मिले, उनके अनुसार उनसे काम लिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य के जो बच्चे हैं उनको लिए एक ऐसा वातावरण की उपलब्धता करवाए जहां वो अपना विकास कर सके, अपना सर्वांगीण विकास कर सके, उनका शोषण न हो। इस तरह की परिस्थितियां पैदा करेगी जो राज्य के बच्चे हैं उनका एक ऐसा वातावरण प्रदान किया जाए कि उनका किसी भी तरीके का शोषण नहीं हो और उनका विकास हो। ये बात भी 39 के अंदर कह रखी है। इसके अलावा हम अनुच्छेद 40 की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है अनुच्छेद 40, तो हम 40 की बात करते हैं। तो क्या कह रहा है अनुच्छेद 40? अनुच्छेद 40 क्या कहता है, इस बात को ध्यान रखना। ये गांधी जी की विचारधारा से प्रेरित है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? राज्य को
अर्थात देश को, जहां भी राज्य का मतलब वही है, ग्राम पंचायतों की स्थापना को बढ़ावा देना चाहिए। क्या? ग्राम पंचायत की स्थापना को। अनुच्छेद 40 क्या कह रहा है? राज्य को ग्राम पंचायतों की स्थापना को बढ़ावा देना चाहिए। स्थापना को बढ़ावा देना चाहिए। इसके साथ आज का अपने ये टॉपिक यहीं पर पार्ट 1 पूरा होता है। नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के पार्ट 2 को हम देखेंगे, क्योंकि ये बहुत सारे हैं। अभी हमने 40 देखे हैं, सिर्फ 36, 37, 38, 39 और 40 केवल यहां तक देखे। इसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम 41 से लेकर 51 तक के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की हम बात करेंगे। और जो 40वां जो है ये गांधी जी की बात को लेकर चलता है। राज्य के ग्राम पंचायतों की स्थापना, जो गांधी जी का सपना था ग्राम स्वराज वाला, उसकी ओर अग्रसित करता है, गांधी विचारधारा को लेकर है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है पार्ट 2 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्लास में आप देखोगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।